Welcome to Khadija Talimwali YouTube channel. चलें आज के इस जायजे का आगाज करते हैं। आज हम एक इंतहाई दिलचस्प लेकिन फिक्रअंगेज मौजू पर बात करेंगे। ये पूरी वजाहत एक 6 साला तवील तहकीकी मुताले पर मबनी है जो एथियोपिया की खवातीन एंटरप्रेन्योर्स की कहानी को बड़ी गहराई से बयान करती है। आमतौर पे ये मौशी डाटा और आदाद शुमार थोड़े खुश्क महसूस होते हैं, है ना? लेकिन इस मुताले के पीछे दरअसल उन बेशुमार खवातीन की जिंदगियों और उनकी अनथक कोशिशें छुपी हैं जो अपने बलबूते पर माइक्रो बिजनेसेस चलाती हैं। ये सिर्फ एक रिवायती सी रिपोर्ट नहीं है, बल्कि एक ऐसे पूरे निज़ाम की अक्कासी है जिसके अंदर मौजूद खामियों को समझना अब नागुज़ीर हो चुका है। अब जरा इस बुनियादी सवाल पर गौर करें, आखिर खवातीन के शुरू किए गए कारोबार इतनी जल्दी नाकाम क्यों हो जाते हैं? यहाँ एक बहुत बड़ा और अजीब सा तज़ाद पाया जाता है। तहकीक बताती है कि इथियोपिया में खवातीन ना सिर्फ घर के कामकाज, पानी भरने और बच्चों की परवरिश जैसी भारी जिम्मेदारियां निभाती हैं, बल्कि वो मर्दों के मुकाबले में दुगने रेट पर नए कारोबार भी शुरू करती हैं। यानी उनका जज्बा और मेहनत बिल्कुल बेमिसाल है, लेकिन इस सब के बावजूद उनके कारोबार के नाकाम होने की शरह हैरत अंगेज हद तक ज्यादा है। और इस राज का जवाब इस एक हिस्से में कैद है, 2.52 गुना। इकोनॉमेट्रिक डेटा हमें बिल्कुल साफ अल्फाज में बताता है कि खवातीन के चलाए गए कारोबार मर्दों के कारोबार के मुकाबले में 2.52 गुना ज़्यादा नाकामी के खतरे से दोचार होते हैं। देखिए, ये कोई मामूली फ़र्क नहीं है जिसे नज़रअंदाज कर दिया जाए। ये एक संगीन मसला है जो इस बात की तरफ वाज़े इशारा करता है कि मेहनत तो पूरी हो रही है, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ ऐसी साख्ती रुकावटें हैं जो जानबूझकर खवातीन का रास्ता रोके हुए। तो आइए जरा आदाद व शुमार की रोशनी में MSME यानी माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस की इस माशी रीढ़ की हड्डी को करीब से देखते हैं। ये जो माइक्रो और दरमियाने दर्जे के कारोबार हैं, ये मुल्क में तकरीबन 50% नई नौकरियां पैदा करते हैं। इस 6 साला तहकीक में कुल 500 कारोबारों का तफसीली जायजा लिया गया, जिनमें से 56% मर्दों की मलकियत हैं और 44% खवातीन चला रही हैं। हमें ये याद रखना होगा कि ये महज चार्ट के मुख्तलिफ हिस्से नहीं हैं, बल्कि गरीब खानदानों की बका का वाहिद जरिया है। जब इनमें से कोई एक कारोबार भी बंद होता है तो उसका सीधा और तबाहकुन असर बराह रास्त एक पूरे खानदान के चूल्हे पर पड़ता है। अब इस हिस्से को समझना बहुत ज़रूरी है। तकनीकी ज़बान में इसे कपलान मायर सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी कर्व कहा जाता है। बहुत ही आसान अल्फाज में ये हमें दिखाता है कि कोई कारोबार कितने अरसे तक मार्केट में जिंदा रहता है। अगर ध्यान दिया जाए तो खवातीन के कारोबार की टाइमलाइन बहुत तेजी से नीचे गिरती हुई नजर आती है। डेटा के मुताबिक खवातीन के कारोबार औसतन सिर्फ 3.2 साल तक चल पाते हैं, जबकि इसके बिल्कुल बरक्स मर्दों के कारोबार 3.9 साल तक कायम रहते हैं। लेकिन जो चीज़ वाकई चौंका देने वाली है वो है ये 78% का हिस्सा। 6 साल के इस पूरे तहकीकी अरसे में इन 500 में से कुल 110 कारोबार मुकम्मल तौर पर बंद हो गए, और इन 110 नाकाम कारोबारों में से 78%, जी हां, 78% कारोबार सिर्फ और सिर्फ खवातीन के थे। ये एक इंतहाई तशवीशनाक हकीकत है जो ये साबित करती है कि निज़ाम में मौजूद खामियां सबसे ज़्यादा और सबसे पहले इन्हीं खवातीन को अपना निशाना बना रही हैं। तो आखिर वो कौन सी साख्ती रुकावटें और निज़ाम की नाकामियां हैं जो इनकी बका का रास्ता रोके खड़ी हैं? फ़र्क बिल्कुल पहले दिन से शुरू हो जाता है। स्टार्टअप सरमाए और बैंक लोन्स का मुवाजना करें तो एक बहुत बड़ी खलीज नज़र आती है। मर्दों के पास अपना कारोबार शुरू करने के लिए औसतन $3,161 होते हैं, और इनमें से तकरीबन 12.7% को बैंक से कर्जा भी बआसानी मिल जाता है। दूसरी तरफ देखिए, खवातीन महज $2,115 से अपने सफ़र की शुरुआत करती हैं और बमुश्किल 5.5% ही बैंक से कर्जा लेने में कामयाब हो पाती हैं। यानी खवातीन पहले ही कदम पर माली एतबार से इंतहाई शदीद दबाव का शिकार होती हैं। तो जब रस्मी बैंक और बड़े मालियाती इदारे दरवाजे बंद कर देते हैं तो क्या होता है? यहाँ अकूब का निज़ाम सामने आता है। अकूब दरअसल एक मुकामी गैर रस्मी नेटवर्किंग का तरीका है जहां लोग मिलजुल कर एक दूसरे के लिए सरमाया इकट्ठा करते हैं। चूंकि बैंकों से मदद नहीं मिलती, इसलिए खवातीन मजबूरन इस तरह के मुकामी सोशल कैपिटल पर अपना इन्हिसार करती हैं ताकि कारोबार की शुरुआत कर सकें और उसे जिंदा रख सकें। एक तरह से ये उनकी बका का आखिरी सहारा होता है। इन नाकामियों की वजूहात की फहरिस्त काफ़ी तवील और आंखें खोल देने वाली है। आदाद शुमार के मुताबिक 61% खवातीन कमर्शियल बैंकों से कर्ज हासिल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहती हैं। 55% को बुनियादी तालीम की कमी का सामना है। 54% के पास मैनेजेरियल और हिसाब किताब यानी बुक कीपिंग की सलाहियतें सिरे से मौजूद ही नहीं हैं। 49% को टेक्निकल महारतों की कमी होती है, और 46% खवातीन तो अपने कमाए हुए मुनाफे को वापस अपने कारोबार की तरक्की में लगाने से ही कासिर रहती हैं। ये सब क्या है? ये इदारा जाती मदद की संगीन कमी का एक बहुत बड़ा सबूत है।
اور اب ایک انتہائی حیران کن ستم ظریفی دیکھیں۔ ایک طرف تو یہ تمام مشکلات ہیں اور دوسری طرف تحقیق یہ بتاتی ہے کہ ایتھیوپیا کا سرکاری کمرشل بینک 165% اضافی لیکویڈیٹی یعنی اضافی کیش پر بیٹھا ہے۔ ذرا سوچئے، ایک طرف غریب خواتین تھوڑے سے سرمایے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں اور دوسری طرف ملکی مالیاتی ادارے نقدی کے ڈھیر پر بیٹھے ہیں، لیکن وہ پیسہ ان تک پہنچ نہیں رہا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس نظام کو ٹھیک کیسے کیا جائے؟ ڈیٹا ہمیں آگے کا کیا راستہ دکھاتا ہے؟ ماہرین نے معاشی خود مختاری کے لیے 3 بالکل واضح اور ٹھوس اقدامات تجویز کیے ہیں۔ پہلا یہ کہ بنگلہ دیش کے مشہور گرامین بینک ماڈل کی طرز پر خاص طور پر خواتین کے لیے مخصوص قرضے فراہم کیے جائیں۔ دوسرا، تعلیمی نصاب میں بنیادی تبدیلیاں لائی جائیں تاکہ کاروباری مہارتوں کو ابھارا جا سکے۔ اور تیسرا، ایسی میکرو اکنامک پالیسیاں نافذ کی جائیں جو غیر ملکی مقابلے کو ملک میں فروغ دے سکیں۔ مالیاتی اداروں کے اندر موجود جنسی تعصب کو ختم کرنا اب وقت کی سب سے اہم ضرورت بن چکا ہے۔ ان تجاویز میں سب سے اہم ضرورت خود روزگاری کے لیے عملی اور اسکلز پر مبنی ٹریننگ کی ہے۔ مطالعے سے یہ بات واضح ہوئی ہے کہ موجودہ ہائی اسکول کا نصاب نوجوانوں کو اپنا کاروبار چلانے کے لیے بالکل تیار نہیں کرتا۔ تعلیم کی وزارت کو چاہیے کہ وہ عملی اور ووکیشنل ٹریننگ فراہم کریں، کیونکہ جب تک ان خواتین کے پاس مینجمنٹ اور ٹیکنیکل اسکلز نہیں ہوں گی، محض ہاتھ میں قرضہ تھما دینا ان کی کامیابی کی کوئی گارنٹی نہیں بن سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ مارکیٹ کو غیر ملکی بینکوں اور فلاحی یعنی نان پروفٹ لینڈرز کے لیے کھولنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ جب نئے اور عالمی سطح کے ادارے مارکیٹ میں قدم رکھیں گے تو ظاہر ہے کہ مقابلہ بڑھے گا، اور بالکل یہی وہ مقابلہ ہے جو ان روایتی مالیاتی اداروں کو اس بات پر مجبور کرے گا کہ وہ ایسی نت نئی اسکیمیں اور طریقے متعارف کروائیں جو واقعی ان محنتی اور پسماندہ خواتین کو عملی طور پر فائدہ پہنچا سکیں۔ تو آخر میں ایک بہت ہی اہم سوال جو ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ گلوبلائزیشن اپنے ساتھ نئے مواقع اور خطرات دونوں لے کر آتی ہے، تو کیا یہ ملکی ادارے ان محنتی خواتین انٹرپرینیورز کو بااختیار بنانے کے لیے خود کو بدلیں گے، یا پھر مناسب وسائل کی کمی کے باعث مقامی معیشت کی اس ریڑھ کی ہڈی کو یوں ہی آہستہ آہستہ بکھرنے دیا جائے گا؟ یہ ایک ایسا لمحہ فکریہ ہے جس پر عالمی سطح کے ہر معاشی ماہر کو لازمی غور کرنا چاہیے۔ آج کے اس جائزے میں ہم نے اعداد و شمار کے ذریعے ایک ایسی زمینی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کی ہے جو یقیناً بہت دیر تک سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ Thank you for watching Khadija Talimwali YouTube.